नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभ्यास सीरीज 2.0 हम लोगों ने शुरू की थी, जिसमें हम लोग यूपीपीएससी आर ओ के लिए पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी पूरा थ्योरी के साथ। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पहले कवर कर रहे हैं, अब पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ये क्लास नंबर 3 है। इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ज़रूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक, आज हम लोग तीसरी क्लास शुरू करेंगे और दूसरी क्लास में जो हम लोगों ने जहाँ तक छोड़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, या इन्फॉर्मेशन क्या, एक आपसे बात पूछनी है, तो हाँ सुनेंगे उसको। देखिए बात क्या है कि मैंने जो 40,000 MCQ सीरीज थी, इस पे हम लोग क्या कर रहे थे, इस पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। समझना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, कई लोगों के मैसेजेस आए कि सर ये 40,000 MCQ सीरीज है, ये बंद हो गई, क्या इसको शुरू की जाए, मतलब शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो और मैंने क्या बोला था कि हम अभी थ्योरी करेंगे। ठीक है, थ्योरी करेंगे। तो अब आप लोग ये बताइए कि जो अभी चल रही है थ्योरी, इसी को कंटिन्यू करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि 40,000 MCQ सीरीज जो है, जो 40,000 हम लोग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर रहे थे, इसके कंटिन्यू करें जैसे पहले कर रहे थे। तीसरा बताइए कि हम लोग 40,000 MCQ सीरीज भी ले लें, मतलब क्वेश्चंस भी ले लें, और उसी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सेट करके थ्योरी भी करते रहें। अरे बस समझ गए। हम लोग क्या करें, हम लोग 3 चीज़ों में से कुछ एक कर सकते हैं। या तो हम पूरी थ्योरी बताते रहें जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से, या तो 40,000 MCQ सीरीज शुरू कर दें, मतलब ये एक तरीके की प्रैक्टिस होगी। ये क्या होगी, एक तरीके की प्रैक्टिस होगी। या MCQ क्वेश्चंस के माध्यम से, वो भी चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थ्योरी के साथ जो भी चैप्टर उठाएं उसके क्वेश्चन भी ले लें, और पूरी थ्योरी के साथ, या तो ये करते रहें। ठीक है, तो ये तीनों में से क्या अच्छा रहेगा, ये मुझे जरूर बता देना, क्योंकि कई लोग कंफ्यूजन में हैं अभी। ठीक है, एक चीज और बता दे, तीनों में से कुछ भी आप चूज करोगे उसमें कंटेंट की कमी नहीं होगी, कंटेंट की कमी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। प्रश्न जो है डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसकी तो गारंटी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर ओ के लिए सीरीज चल रही है, यूपी पीसीएस वाले अपना रिवीजन कर रहे हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपना रिवीजन करें, नोट से, घटना चक्र से, जैसे भी करना हो, करंट अफेयर पढ़ें। ये आर ओ के लिए है कि या तो हम थ्योरी करें जैसा भी कर रहे हैं, या 40,000 MCQ सीरीज करें, या थ्योरी के साथ, मतलब थ्योरी भी पढ़ते चलें और चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करें कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और थ्योरी के साथ पढ़ते रहें। ठीक है, तो ये तीनों में से क्या करना है थोड़ा मुझे जरूर बता देना आज के दिन। ठीक, चलो तो अब हम लोग शुरू करें। तो हम लोगों ने जो समाप्त किया था, इसको मैं थोड़ा सा ही बता दूं। पिछले टर्न पे हम लोग कर रहे थे सिख संप्रदाय कर रहे थे, और सिखों के जो 10 गुरु हैं, इन 10 गुरुओं को बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया था, जैसे पढ़ना है, जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया था अच्छे से 10 गुरुओं के बारे में। और फिर हम लोग आगे चले थे, और आगे चल के हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था 12 मिसलों के बारे में। थोड़ा सा हम लोग इसको एक बार देख लेंगे 12 मिसलों के बारे में। इन 12 मिसल में से 4 मिसल अपने इंपॉर्टेंट थे। इन 4 में से एक मिसल है सुकर चकिया मिसल। कौन सा मिसल है, सुकर चकिया मिसल। इसी सुकर चकिया मिसल से कौन थे, रणजीत सिंह थे। कौन थे, रणजीत सिंह। अफगान का शासक, अफगान का शासक है जमान शाह। कौन है अफगान का शासक, जमान शाह। जमान शाह भारत आता है, पाकिस्तान, सॉरी, पंजाब वाले क्षेत्र में आता है, और अफगान में विद्रोह शुरू हो जाता है। ये कहाँ आता है, ये पंजाब वाले क्षेत्र में आता है, पंजाब वाले क्षेत्र में आक्रमण के लिए ये। और इसकी तोपें फंस जाती हैं, क्या होता है, इसकी तोपें फंस जाती हैं चिनाब नदी में। कितनी तोपें होती हैं, 12 तोपें, 12 तोपें चिनाब नदी में फंस जाती हैं। अफगान में विद्रोह शुरू हो गया है। रणजीत सिंह कहते हैं कि ऐसा है, आप चलिए, हम तोपें आपको लौटा देंगे। तो पंजाब से चिनाब नदी से ये तोपें वापस उनको लौटा देते हैं। जमान शाह खुश हो जाते हैं, और जमान शाह रणजीत सिंह को राजा की उपाधि और लाहौर का शासक बना देते हैं। रणजीत सिंह कहते हैं लाहौर मिल गया है तो अमृतसर भी छीन लो। तो भंगी मिसल से अमृतसर भी हथियार लेते हैं और लाहौर को राजधानी बनाते हैं। रणजीत सिंह लाहौर को राजधानी बनाते हैं और अमृतसर को
सांस्कृतिक राजधानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सांस्कृतिक राजधानी। तो रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर। सांस्कृतिक राजधानी क्या थी? अमृतसर। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात मैंने बता दी थी आपको, ठीक है। एक बताया था कि फुलक्किया मिसल था, भंगी मिसल था, शुकर मिसल था, अहलूवालिया मिसल था। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले टर्न पे कर चुके हैं। आपने ना देखा हो तो दूसरा वीडियो ज़रूर देख लेना। ये तीसरे नंबर का वीडियो आज शुरू हो रहा है, ठीक। अब रणजीत सिंह के पास लाहौर आ चुका है, अमृतसर आ चुका है। अब चीज़ें क्या हो रही हैं वो देखना है। तो आप थोड़ा सा समझिए। अब हम लोग चलेंगे मैप में, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा भारत का मैप बना दूं ताकि चीज़ें बिल्कुल फैक्ट समझ में आ जाए, ठीक। ये कुछ इस प्रकार से हमने ऊपर हिस्सा बना दिया इसका। और आप मैप बनाना ज़रूर सीखेंगे क्योंकि मैप से कई चीज़ें कवर हो जाती हैं। मैं हिस्ट्री तक मैप में कवर करवा रहा हूँ, बाकी आप ये तो जानते ही हैं कि जियोग्राफी हो गया, उसके लिए मैपिंग कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से कच्चा चिट्ठा हम लोगों ने थोड़ा सा बना दिया है, ठीक। बस इतने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। अब समझिए यहाँ पे है क्या। यहाँ पे है कि आपको पता है कि रणजीत सिंह का जो शासन है, या मैं ऐसे बोल दूं कि बीच से एक नदी जा रही है, समझिएगा। इस बीच से एक नदी जा रही है, इस नदी का नाम है, ये एक नदी जा रही है, इस नदी का नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। थोड़ा सा अच्छे से देखना है यहाँ पे क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होती है सबको। सतलज नदी, ठीक। यहाँ पे क्या है? ये वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये भाई साहब नेपाल है। ये कौन सा क्षेत्र है? नेपाल, ठीक। अच्छे समझ में आ गया। रणजीत सिंह का वर्तमान में शासन कहाँ पे है? रणजीत सिंह कहाँ पे है? तो भाई साहब यहाँ कहीं लाहौर होगा, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। यहाँ कहीं लाहौर होगा और यहाँ कहीं अमृतसर होगा। अमृतसर, क्योंकि लाहौर और अमृतसर को तो राजधानी बना चुके हैं रणजीत सिंह, ठीक है। और आपको पता है कि एक है क्षेत्र कांगड़ा। पता है कांगड़ा कहाँ पे है? कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश में, समझिएगा। यहाँ पे है कांगड़ा। कांगड़ा, और कांगड़ा घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे रणजीत सिंह के बारे में। ये लिखना है वो तो लिख लेना, वरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे थोड़ा सा बेस मजबूत होगा इस स्टोरी से। मामला ये है कि नेपाल का जो शासक है, नेपाल का जो शासक है वो है थापा। नेपाल का शासक कौन है? थापा, ठीक है। कांगड़ा का शासक कौन है? डोगरा। कांगड़ा का शासक कौन है? डोगरा। हालांकि संसार चंद डोगरा पूरा नाम है, लेकिन डोगरा याद रखो बस, ठीक। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और ये नेपाल है। थापा ने क्या किया है? कांगड़ा पे कर दिया है आक्रमण। थापा ने कांगड़ा पे क्या कर दिया? आक्रमण। क्या कर दिया? आक्रमण। अब थापा थोड़ा सा मजबूत है। थापा जो शासक है वो बहुत ही मजबूत है। कांगड़ा उतना मजबूत नहीं है, मतलब डोगरा जो शासक है वो उतना मजबूत नहीं है, उतना शक्तिशाली नहीं है जितना थापा है। तो थापा ज़्यादा मजबूत है। अब थापा सोच रहा है हम तो मार देंगे और कांगड़ा ले लेंगे, लेकिन डोगरा क्या सोच रहा है कि यार ये हमें मार देंगे और कांगड़ा भी ले जाएंगे। तो डोगरा क्या करता है? डोगरा को पता है अच्छे से कि बगली में भैया अमृतसर है, लाहौर है, और यहाँ पे शासन कर रहे हैं रणजीत सिंह जो कि पावरफुल है। तो डोगरा जाते हैं रणजीत सिंह के पास। कहाँ जाते हैं? रणजीत सिंह के पास। रणजीत सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि रणजीत सिंह, ऐसा है कि थापा ने हमारे ऊपर आक्रमण करने का सोचा है और उसने आक्रमण कर दिया, तो कांगड़ा भी खत्म, हम भी खत्म, आप हमारी सहायता करें। तो रणजीत सिंह ने कहा ठीक है, हम सहायता तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रणजीत सिंह ने क्या बोला कि हम सहायता तो कर देंगे, तुम्हारा कांगड़ा कुछ नहीं होगा, थापा को हम उल्टा पुल्टा कर देंगे, लेकिन जो कांगड़ा है ये हमारे अंडर में आ जाएगा। तुम शासक रहोगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे अंडर में काम करोगे। क्या समझे? कि जो कांगड़ा है
वो हमारे अंडर में आ जाएगा और डोगरा तुम हमारे अंडर में काम करोगे, शासक तुम ही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोगरा ने भी सोचा कि ठीक है, हमारी जान तो बच जाएगी कम से कम, भाई मरने से तो अच्छा ही है ना कि जान तो बच जाएगी, भले हम शासक पूरी स्वतंत्रता से ना रहें लेकिन शासक तो रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डोगरा ने बोला बिल्कुल ठीक, आप आइए। तो रणजीत सिंह ने क्या किया, रणजीत सिंह ने थापा को पराजित किया। क्या किया, थापा को पराजित किया, नेपाल को पराजित कर दिया, तो कांगड़ा बच गया। अब कांगड़ा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, भले शासक इसको ही करने दिया लेकिन अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, अब समझना, अब डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब ये आप डायग्राम देखो भाई, ये देखो आप पहले कि एक जो नदी जा रही है, कौन सी, सतलज नदी। तो ये सतलज नदी तो जा ही रही है, कोई समस्या नहीं है। ये रही नदी, ये इस प्रकार से बह रही है, कोई समस्या नहीं। ठीक, छोड़ दो। इनके पास लाहौर ऑलरेडी है, किसके पास, रणजीत सिंह के पास लाहौर पहले से है। यहाँ पे अमृतसर पहले से है, अमृतसर पहले से है। यहाँ पे इनको कांगड़ा भी मिल चुका है। क्या मिल चुका, कांगड़ा भी मिल चुका। ठीक, कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो रणजीत सिंह का जो शासन है वो यहां तक है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये इतना क्षेत्र रणजीत सिंह का है, ना इसके ऊपर है ना इसके नीचे है। ठीक, समझ गए, ये रणजीत सिंह का शासन है। अब हो क्या रहा है कि नीचे नीचे है यहां पर अंग्रेज, नीचे यहां पे कौन है, अंग्रेज है। अंग्रेज ये सोच रहे हैं कि यार रणजीत सिंह ये बढ़ता चला जा रहा है, पहले लाहौर जीत लिया, फिर अमृतसर पूरा भंगी मिसल समाप्त कर दिया, और फिर कांगड़ा जीत लिया, थापा नेपाल को हरा दिया, मतलब ये पावरफुल है। अंग्रेज क्या सोच रहे हैं कि रणजीत सिंह जो है पावरफुल है। अब अंग्रेजों को क्या मतलब है, अंग्रेज लड़ने थोड़ी ना आए हैं, अंग्रेजों का काम है केवल पैसा लूटना, पैसा कमाना और अपने देश भेजना, और तरह तरह की फैक्ट्रियां स्थापित करना भारत में। उनको केवल और केवल बिजनेस से मतलब है अंग्रेजों को। अंग्रेजों को क्या लग रहा है कि यार ठीक है वो जीते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सतलज नदी के नीचे ना आए। क्या अंग्रेज क्या सोच रहे हैं कि रणजीत सिंह चाहे जितना जीत ले, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं कि रणजीत सिंह सतलज नदी के नीचे ना आए, नीचे ना आए तो क्या होगा। तो भाई अंग्रेज सबसे पहले क्या करेंगे, संधि करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या की, संधि की। उस संधि का नाम क्या है, याद रखना है, उस संधि का नाम है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। कब हुई थी, 1809 में। किसके मध्य हुई, तो एक तरफ तो भाई रणजीत सिंह थे, और एक तरफ चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, ये चार्ल्स मेटकॉफ है कौन, ये चार्ल्स मेटकॉफ है कौन, ये है लॉर्ड मिंटो के दूत हैं, लॉर्ड मिंटो के दूत। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो है, लेकिन लॉर्ड मिंटो खुद नहीं गए हैं, उन्होंने चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा है कि जाओ तुम संधि करके आओ। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि होती है 1809 में। एक है लॉर्ड मिंटो, आगे आएंगे, मार्ले मिंटो 1909 में। अगर आपने पढ़ा हो मॉडर्न हिस्ट्री तो 1909 में लॉर्ड मार्ले मिंटो वो अलग हैं, ठीक है, जी अलग हैं। लॉर्ड मिंटो ने अपना दूत भेजा चार्ल्स मेटकॉफ को, और रणजीत सिंह के मध्य संधि हुई। संधि क्यों हुई है, क्योंकि अंग्रेज थोड़ा सा घबरा रहे हैं रणजीत सिंह से कि ये सतलज नदी के नीचे ना आ जाए, हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा वरना। ठीक, तो अब संधि हुई, तो क्या हुई संधि में, संधि में कुछ बातचीत हुई, बिल्कुल। क्या बातचीत हुई समझेंगे। अंग्रेजों ने कहा रणजीत सिंह सतलज नदी के नीचे ना आए। ठीक, और क्या बोला, हम मतलब अंग्रेज कह रहे हैं कि हम सतलज नदी के ऊपर नहीं आएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। सतलज नदी हमारी सीमा रेखा है,
सीमा रेखा है। अब ये जो सौदा हुआ, ये जो संधि हुई, ये रणजीत सिंह के लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो गई, क्योंकि रणजीत सिंह के पास ऐसा ही एक दिमाग था कि उन्होंने थोड़ी सी अच्छी टेक्निक चल दी। समझो, रणजीत सिंह ने कहा कि अच्छा ठीक है अंग्रेज, आप अमृतसर की संधि कर रहे हो हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये जो सतलज नदी जा रही है ये हमारे आपके मध्य बॉर्डर है। तो अंग्रेजों ने कहा हाँ बॉर्डर है, हम नीचे नहीं ना आए। अंग्रेजों ने कहा बिल्कुल आप नीचे ना आए, नीचे आप ना आए, हम ऊपर नहीं आएंगे। तो रणजीत सिंह ने बोला कि नीचे ना आए तो इसका मतलब ऊपर सब हमारा है। तो अंग्रेजों ने कहा बिल्कुल आपका है। तो रणजीत सिंह के दिमाग में बत्ती जली कि यार चलो नीचे नहीं जा सकते, लेकिन ऊपर तो हम बहुत जा सकते हैं, ऊपर तो बहुत जा सकते हैं ना, ऊपर तो तमाम जगह पड़ी है, अभी तो हम लाहौर अमृतसर कांगड़ा में ही फिर रहे हैं। तब हुआ ये कि पहली चीज़ तो ये आप मैप देख रहे हो और इसमें ऑलरेडी इनकी नदी है, ऑलरेडी ये क्या है, ये नदी है यहाँ पे। और रणजीत सिंह क्या कह रहे हैं कि चलो ठीक है लाहौर हमारे पास है, लाहौर हमारे पास है, अमृतसर हमारे पास है, और यहाँ पे कांगड़ा हमारे पास है, और बॉर्डर लाइन है तो हम ऊपर जा सकते हैं। तो ऊपर से अगर देखा जाए तो ये तो रहा पाकिस्तान इधर से, और ये रहा इधर से अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ चले गए, ये इन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया और ये पेशावर चले गए, ये कश्मीर जीत लिया, कश्मीर जीत लिया, पेशावर जीत लिया, यहाँ पे अटक पड़ता है, अटक जीत लिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर मुल्तान जीत लिया, ये मुल्तान है, मुल्तान जीत लिया, ये सभी कुछ जीत लिया। भाई अमृतसर ने रणजीत सिंह क्या बोला, रणजीत सिंह ने बोला कि नीचे नहीं आ सकते तो ऊपर तो जा सकते हैं, तो चले गए ऊपर, अमृतसर जीत लिया, पेशावर, अटक, मुल्तान। अब अंग्रेजों का और दिमाग खराब कि यार ये संधि करके तो हमने और ज़्यादा इनको ताकतवर बना दिया है, भाई क्षेत्र बढ़ेगा ताकत बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पाकिस्तान है, यहाँ चलेंगे तो ये पड़ेगा हमें काबुल मिलेगा, काबुल, यहाँ हमें कांधार मिलेगा, कांधार मतलब अफगान वाला क्षेत्र। अब हो क्या रहा है, साइड में एक और पॉइंट है, समझेंगे थोड़ा सा कि अहमद शाह अब्दाली के बारे में मैंने बताया था, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र है जमान शाह, जमान शाह के बाद है शाह सुजा, शाह सुजा कौन है, शाह सुजा। इस शाह सुजा को निर्वासित कर दिया गया है, भगा दिया गया है, कहां, अफगान से निर्वासित किया गया, भगा दिया गया, निर्वासित किया गया। तो शाह सुजा ने मदद मांगी, मदद मांगी, किससे मदद मांगी, रणजीत सिंह से, रणजीत सिंह से। तो रणजीत सिंह ने बोला ठीक है हम आपकी गद्दी वापस करने में मदद करेंगे, हम आपको शासन बनाने में मदद करेंगे। तो रणजीत सिंह ने शाह सुजा की क्या की, सहायता की, सहायता की, और सहायता की, वापस गद्दी पर बैठाया। इसी वजह से शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया, कोहिनूर हीरा दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोहिनूर हीरा पूछा जाता है कि रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था, शाह सुजा ने दिया था, अफगान का शासक शाह सुजा ने। क्यों, क्योंकि शाह सुजा को गद्दी या शासन वापस लौटाने में रणजीत सिंह ने उनकी मदद की थी, इस वजह से। ठीक, इसी वजह से काबुल कांधार भी इनके अंडर में आ गया। तो ये पूरा क्षेत्र, अभी तक ये जो छोटा क्षेत्र था, यहां तक ये जो छोटा क्षेत्र था, अब ये कितना हो गया, ये पूरा फैल गया। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र फैल गया। तो अब जो क्षेत्र जो बचे हैं, जो जीते हैं, वो जीते कब कब है वो भी देख लो, यहीं पर देख लेंगे। ठीक है, साइड में। तो जैसे अटक है, अटक को कब जीता था, तो 1813 ईस्वी में। मुल्तान, मुल्तान कई बार आ चुका है, मुल्तान को कब जीता था, 1818 में। कश्मीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कश्मीर को कब जीता था, 1819 में। और पेशावर को कब जीता, पेशावर को कब जीता, तो 1823 में। ठीक है, तो या तो क्रम अगर पूछ ले कि रणजीत सिंह के जो क्षेत्र थे, जीते हुए क्षेत्रों का क्रम बताओ, तो इस प्रकार से क्रम बता देना, नहीं तो ये सब क्षेत्र जीते थे, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। अब रणजीत सिंह का क्षेत्र बड़ा हो चुका है, समझिए यहां पे रणजीत सिंह का अब ये हो गया है रणजीत सिंह का क्षेत्र, रणजीत सिंह का क्षेत्र, क्षेत्र काफी बड़ा हो चुका है। रणजीत सिंह काफी पावरफुल शासक हैं, नीचे जा नहीं रहे हैं क्योंकि 1809 में संधि हो चुकी है,
ऊपर चले जा रहे हैं क्योंकि कोई संधि नहीं है, ऊपर आराम से जीत रहे हैं, कोई समस्या नहीं। शासन काफ़ी बढ़ चुका है, पावरफुल शासक है, क्षेत्र भी इनका बढ़ चुका है, ठीक है, अब कोई समस्या नहीं है। तो रणजीत सिंह की मृत्यु से पहले रणजीत सिंह के शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लें, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ठीक। तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, रणजीत सिंह का प्रशासन। बहुत ही छोटा प्रशासन हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आते नहीं है, लेकिन कई बार आए भी हैं, तो उन्हीं को देख लेंगे पहले, ठीक। तो रणजीत सिंह का प्रशासन देखने से पहले आपको इतना पता है कि हम लोगों ने रणजीत सिंह के शासन को बढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, ठीक है। आप समझिए, इनकी जो सरकार थी, इनको बोला क्या जाता था? इनको बोला जाता था सरकार ए खालसा, सरकार ए खालसा, ठीक है। इन्होंने स्वयं को क्या कहा था? इन्होंने स्वयं को दीवान कहा था। ये स्वयं को राजा वाजा नहीं कहते थे, ये कहते थे हम दीवान हैं, ठीक। सरकार ए खालसा में टोटल विभाग 12 विभाग थे। कितने विभाग थे? 12 विभाग थे। अगर आपसे पूछा जाए कि रणजीत सिंह के साम्राज्य में जो सरकार ए खालसा थी उसमें विभागों की संख्या कितनी थी, तो 12 थी। कई सारे विभाग थे, दफ्तर ए ताजियात था, दफ्तर ए मुजाविद था, एक अब क्या बोलते हैं अबाब ए माल था, दफ्तर अबाब ए माल। तो कई सारे विभाग थे, अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और आगे आए तो हम लोग देख लें कि प्रांतों के बारे में देख लेंगे। तो प्रांत का जो प्रांतपति था, जैसे मौर्य वंश में आपने पढ़ा होगा प्रांतों को चक्र कहा जाता था, तो प्रांतों का जो हेड था, प्रांतपति था, गवर्नर था, उसको नाजिम कहते थे। क्या कहते थे? नाजिम कहते थे। नाजिम क्या था? एक प्रकार का गवर्नर। जो प्रांत थे वो कितने भागों में बटे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रणजीत सिंह के समय उनके प्रांत कितने विभागों में या कितने भागों में बटे थे? तो ध्यान रखना है 4 भागों में। उनके प्रांतों में कितने विभाग थे या कितने भाग थे? 4 भाग। कौन कौन से? तो पहला तो राजधानी होगी भाई साहब, जो कि थी लाहौर। फिर था इनका पेशावर, कश्मीर तो था ही था, और मुल्तान। आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है कि रणजीत सिंह के प्रांत में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो अमृतसर ऑप्शन में आ जाता है। और लोग क्या सोचते हैं कि यार लाहौर अमृतसर को राजधानी बनाए थे, तो अमृतसर तो होगा ही होगा। नहीं, अमृतसर नहीं था, लाहौर, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, ये 4 थे केवल, ठीक है। समझ में आ गया? प्रांतों में 4 क्षेत्र शामिल थे। अगर हम यहीं पर इनके न्याय व्यवस्था की बात करें, जो कि आपको घटना चक्र में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं यहां से, न्याय व्यवस्था, रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो जो सबसे सर्वोच्च अदालत थी, सर्वोच्च अदालत, जैसे यहां सुप्रीम कोर्ट वैसे वहां सर्वोच्च अदालत थी, उसको बोलते क्या थे? उसको बोलते थे अदालत ए आला। अदालत ए आला, यही क्वेश्चन यहाँ पे घटना चक्र में कई बार आ चुका है। अदालत ए आला ये थी कहाँ? तो जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? राजधानी दिल्ली में है, वैसे ये भी राजधानी लाहौर में थी। कहाँ थी? लाहौर में। क्लियर है? और मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो स्वयं रणजीत सिंह थे। मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो स्वयं रणजीत सिंह। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेंगे, सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन देखिए, मैं आपको कट टू कट चीजें कट कट के बता रहा हूं पढ़ाने को, तो ये रणजीत सिंह अकेले 5 दिन का चैप्टर है, ठीक है, लेकिन उतना दिन अपने को नहीं देना है। सैन्य प्रशासन की अगर बात करें तो रणजीत सिंह की सेना उस समय एशिया की दूसरे नंबर की सबसे पावरफुल सेना थी, याद रखना, ठीक है। एशिया की दूसरे नंबर की सबसे पावरफुल सेना, और इन्होंने 2 प्रकार की सेना बनाई थी। एक सेना को कहते थे फौज ए आइन, फौज ए आइन, और एक सेना को कहते थे फौज ए बैकवायत, फौज ए बैक वायद, फौज ए बैकवायद। क्या अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि जो फौज ए आइन थी ये स्थायी सेना थी, स्थायी सेना, और जो फौज ए बैकवायद थी ये अस्थायी सेना थी। स्थायी सेना अस्थायी सेना का मतलब क्या है?
स्थायी सेना का मतलब है कि वो सेना जो तलवार लेके हमेशा खड़ी है, और अस्थायी सेना का मतलब है कि जब लगा कि यार सेना की और ज़रूरत है हमें इस युद्ध में, तो बस एक फ़ोन कॉल किया, मतलब उस समय फ़ोन कॉल किया मतलब तुरंत आदेश दिया, और वो सेना अपना काम धंधा जो भी कृषि कर रही है, बिजनेस कर रही है, उनके पास घोड़ों की संख्या ज़्यादा है, हाथियों की संख्या ज़्यादा है, वो सब कुछ लेकर सेना में तुरंत शामिल हो गए। तो ये थी अस्थायी सेना। और स्थायी सेना जो परमानेंट थी। ठीक है, समझ गए इतना? और अगर कुछ बताया जाए, जैसे रणजीत सिंह जो आदेश देते थे वो फ्रेंच भाषा में देते थे, ये इंपॉर्टेंट है। रणजीत सिंह जो आदेश देते थे अपनी सेना को, वो फ्रेंच भाषा में देते थे। इन्होंने जो सेना बनाई थी वो यूरोपीय पद्धति पर बनाई थी। ये थोड़ा सा मॉडर्न थे कि अगर अंग्रेज हमसे युद्ध करेंगे तो अंग्रेजों को अंग्रेजों की तरह ही मारेंगे। समझ रहे हैं? यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना ही बनाई थी, फ्रेंच भाषा में ये आदेश देते थे। तो हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखेंगे कि रणजीत सिंह ने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रणजीत सिंह ने कभी सहायक संधि, 1799 में सहायक संधि आई थी, सहायक संधि कभी स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रणजीत सिंह की हो जाती है मृत्यु, कब? 1839 में। रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1839 में। ठीक है, रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में। ठीक है, तो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी आएंगे अब। तो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन है? खड़क सिंह। खड़क सिंह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार आ चुका है कि रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी का नाम बताइए। खड़क सिंह। कौन है खड़क सिंह? खड़क सिंह के एक पुत्र हैं जिनका नाम है नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह। खड़क सिंह शासक बनते हैं, लेकिन ये अयोग्य शासक हैं, केवल नाम के उत्तराधिकारी हैं। नौनिहाल सिंह भी अयोग्य शासक हैं। इनकी जब मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु कुछ ही समय में हो गई थी, ऐसे लिख दें, इनकी मृत्यु कुछ ही समय में हो गई थी। ठीक है, और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उसी दिन इनकी भी मृत्यु हो गई थी, मतलब बाप बेटे एक ही दिन मरे थे। ठीक है, इन दोनों की हो गई मृत्यु। एक शासक बने जो बचे नौनिहाल सिंह के बाद, वो थे शेर सिंह। कौन थे? शेर सिंह। और ये भी नाम के ही शेर थे। ये 1841 से 1843 तक, भैया 39 में मरते हैं, तो 1840 1841 तक ये दोनों रहे, एक दो साल में ये निपट गए। फिर 1841 से 1843 तक कौन बनते हैं? शेर सिंह। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि नाम के ही शेर सिंह है। अब समझिए, आप खुद ही दिमाग लगाओ कि रणजीत सिंह तो पावरफुल है, इनके बाद खड़क सिंह जो कि अयोग्य हैं, नौनिहाल सिंह जो कि अयोग्य हैं, तुरंत डेथ भी हो गई है। शेर सिंह की भी देखो 2-3 साल में डेथ हो गई 1843 में। जब लगातार शासक कमजोर होंगे, उनकी मृत्यु होगी, तो क्या वो शासक, क्या वो जो साम्राज्य है पावरफुल रह पाएगा? बिल्कुल पावरफुल नहीं रह पाएगा, पावरफुल नहीं रह पाएगा। सेम चीज यहां पर हुई। क्या हुई? साम्राज्य कमजोर होने के कारण, इसे लिखें, पूरा पूरा लिख दें, साम्राज्य में शासक कमजोर होने के कारण दरबारी गुट हावी हो गए, हावी हुए। जो दरबारी लोग थे वो हावी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो दरबारी गुट हावी हो गए, और दरबारी गुट में दो गुट इंपॉर्टेंट है। दरबारी गुट में दो गुट इंपॉर्टेंट है। एक गुट है संधवालिया गुट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संधवालिया गुट। और एक है आपका डोगरा गुट, डोगरा गुट। संधवालिया गुट, डोगरा गुट, ये दो गुट हावी हो गए। क्यों? शासन था ही नहीं कोई सही से, राजा था ही नहीं, तो ये दो गुट हावी हो गए, हावी हो गए। अब संधवालिया गुट में कौन कौन है? तो इनमें एक नाम आता है चैत्र सिंह, अजीत सिंह, और एक नाम है अंतर सिंह।
अंतर सिंह। आपसे अगर पूछा जाए कि संधवालिया गुट में कौन कौन है तो ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है। डोगरा गुट में कौन है तो ध्यान सिंह डोगरा, और एक नाम आता है गुलाब सिंह डोगरा। गुलाब सिंह डोगरा का नाम याद रखना है, क्यों आगे बताएंगे अभी, ठीक है ना। तो जब शासन लगातार कमजोर हुआ, शासक कोई है नहीं, तो दरबारी गुट हावी हो गए हैं और 2 गुट बन गए हैं। एक है संधवालिया गुट जिसमें ये लोग हैं, और एक है डोगरा गुट जिसमें ध्यान सिंह डोगरा और गुलाब सिंह डोगरा हैं। क्लियर हो गई बात। अब होता यह है कि जैसे मैंने पिछले ये वाले पॉइंट में बताया कि ये वाले पॉइंट में कि शेर सिंह 1843 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये दोनों पहले ही निपट चुके हैं, शेर सिंह भी बचे, वो भी खत्म हो गए। अब जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराजा दिलीप सिंह। कौन बनते हैं इनके आगे? महाराजा दिलीप सिंह 1843 ईस्वी में। और ये बहुत ही छोटे बच्चे हैं, ऐसा नहीं बड़े हैं, ये बच्चे हैं। अब जब बच्चे हैं तो ये शासन संभाल पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जो है इनकी संरक्षिका बननी है इनकी माता। कौन? जिंदन कौर। अब यहाँ तो थोड़ी सी स्टोरी समझनी है अच्छे से। जिंदन कौर ये कौन है? ये इनकी माता है और संरक्षिका बनी है। क्यों? क्योंकि दिलीप सिंह अभी बच्चे हैं और दरबारी गुट पहले ही हावी है। जिंदन कौर के 2 खास मित्र कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जिंदन कौर के 2 खास बने हैं। एक हैं वजीर बने हैं और एक हैं सेनापति बने हैं। इन्होंने अपने खासों को वजीर और सेनापति बनाया है। तो वजीर बने हैं, इनका नाम है लाल सिंह। कौन है? लाल सिंह। और सेनापति का नाम है तेजा सिंह। ये जबरदस्ती के बनाए हुए लोग हैं, ऐसा समझिए, ठीक है, वजीर और सेनापति। जिंदन कौर इनकी माता है महाराजा दिलीप सिंह की। जिंदन कौर ने ही जबरदस्ती वजीर और सेनापति इनको बनाया है। ये अयोग्य है, इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिंदन कौर काफी खास हैं, इस वजह से बन गए। अब यहां पे गवर्नर जनरल कौन है? गवर्नर जनरल समझिएगा। अब यहां पे अंग्रेज गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। एक है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, वो 1911 में है जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की गई थी, तृतीय दिल्ली दरबार लगाया गया था, है ना। तो इनकी बग्घी पर बम फेंका था रास बिहारी घोष ने। तो ये दूसरे हैं, ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है, वो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम यहां पे गवर्नर जनरल है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने क्या किया, बहुत अच्छे समझना यहां पे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने क्या किया? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने सोचा कि यार जो सिख संप्रदाय है रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद लगातार कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है? लगातार कमजोर हो रहा है, और अच्छा मौका है हम कब्जा कर लें। कई लोगों ने कहा कि क्या बोलते हैं, अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, बोला हम संधि नहीं मानते, हम करेंगे कब्जा। सिखों को कमजोर समझा और कब्जा करना चाहा। यहां तक स्टोरी समझ में आ गई होगी क्या? कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम सोच रहा है कि यार इनके अंदर ही अंदर खुद ही दरबारी गुट हावी हो रहे हैं, हम कब्जा कर लेंगे तो हमारी पावर ज्यादा है इस समय। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने सिखों को कमजोर समझ लिया और कब्जा करना चाहा। अब दिक्कत ये हुई, ये कर रहे हैं युद्ध की तैयारी। अंग्रेज क्या कर रहे हैं? युद्ध की तैयारी। और जब ये युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो भाई चाहे जैसे चाहे जितने कमजोर हों, सिख भी युद्ध की तैयारी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये दोनों धोखेबाज निकल गए, लाल सिंह और तेजा सिंह। इन दोनों ने क्या किया, जितनी भी खुफिया जानकारी है कि भाई साहब हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं, हम किस किस हथियार से आपको खत्म कर सकते हैं, कौन कौन से हथियार कहां पर किस एरिया में रखे हुए हैं, ये सभी खुफिया जानकारी अंग्रेजों को दे दी। समझिएगा, ये सारी खुफिया जानकारी किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी, लाल सिंह तेजा सिंह। अब जाहिर सी बात है, अगर हम आपकी कमजोरी जान जाएंगे तो हमारे लिए जीतना आसान हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने बस यही किया। खुद तो पावरफुल है, इस समय सिख थोड़े से कमजोर हो रहे हैं, ऊपर से जो कुछ बची कुची शक्ति है वो भी
जो भी जानकारी है वो भी देखो अंग्रेजों को मिल जा रही है लाल सिंह तेजा सिंह के द्वारा। तो अब खुफिया जानकारी मिल जा रही है इनको, ये भी युद्ध करना चाह रहे हैं, तो बस युद्ध होगा कि नहीं होगा? युद्ध होगा, बिल्कुल होगा। तो बस अब हेडिंग डालेंगे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1845 से 1846 ईस्वी। ठीक है, अब युद्ध हुआ कैसे, क्या क्या हुआ समझो। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया आपको कि लाल सिंह तेजा सिंह ने पूरी खुफिया जानकारी दे दी है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो गवर्नर जनरल है, ये पूरा युद्ध के लिए तैयार है। अब लॉर्ड हार्डिंग प्रथम तो गवर्नर जनरल है, खुद थोड़ी ना जाएगा युद्ध करने तलवार लेके, इसने भेजा सेनापति को, भेजा अपने अंग्रेज सेनापति। तो अब यहां पे अंग्रेज सेनापति आया युद्ध करने के लिए। कौन? ह्यूगफ। क्या नाम है? ह्यूगफ। ह्यूगफ ने युद्ध किया। अब युद्ध हुए तो एक मुदुकी का युद्ध, आलीवाल का युद्ध, बांदा का युद्ध, कई सारे युद्ध हुए इसमें, अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक तरफ अंग्रेज सेनापति ये है और एक तरफ कौन है? सिखों की सेना, सिख सेना। भाई दिलीप सिंह छोटे हैं, माता संरक्षिका है, उन्हीं के संबंध में, उन्हीं के आदेशों पर युद्ध हो रहा है। जानकारी पहले मिल चुकी है, खुफिया जानकारी। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि सिख सेना पराजित हो गई। भाई जब खुफिया जानकारी मिलेगी तो सिख सेना पराजित हो ही जाएगी, नॉर्मल सी बात है। सिख सेना क्या हो गई? पराजित हो गई। अंग्रेज जीत गए। अब जब जीत गए तो क्या हुई भाई? तो हुई लाहौर की संधि। लाहौर की संधि कब हुई? 1846 ईस्वी में। जैसे युद्ध समाप्त हुआ 45 से 46, तो 46 में क्या हुआ? लाहौर की संधि। अब जाहिर सी बात है कि सिख हार चुके हैं, अंग्रेज जीत चुके हैं, तो अंग्रेज कायदे से पूरा बदला निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। तो क्या क्या मांग हुई? पहली मांग, सतलज नदी के दक्षिण वाले जितने भी प्रदेश हैं वो अंग्रेजों के होंगे। जो मेन है वो मैं बता दूं आपको, 1.5 करोड़ रुपए हर्जाना देना होगा। किसको? सिख सेना को, अंग्रेजों को। मतलब सिख सेना अंग्रेजों को 1.5 करोड़ रुपए देगी। लेकिन अब है क्या कि उनके पास आधी रकम बची हुई है, मतलब आधी रकम दी, आधी रकम दी। शेष आधी रकम के बदले भाई अंग्रेजों ने बोला कि ऐसा है, सिख लाहौर की संधि में हमसे 1.5 करोड़ रुपए हर्जाना चाहते हैं। 1.5 करोड़ रुपए सिखों के पास है ही नहीं, आधी रकम दे दी। अब बची आधी, अंग्रेजों ने करना हमें तो चाहिए पूरी। तो सिखों ने कहा अच्छा ऐसा है, आधा आप कैश ले लो। शेष आधी रकम के बदले कश्मीर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कश्मीर दिया। क्या दिया? कश्मीर दिया। अब अंग्रेज ये कह रहे हैं कि यार कश्मीर का हम क्या करेंगे, हमें तो पैसे से मतलब है। तो अंग्रेजों ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंग्रेजों ने कश्मीर गुलाब सिंह डोगरा, गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया। किसको बेच दिया? गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया। यही भाई, अंग्रेजों को केवल पैसे से मतलब है, ठीक है, उनको कश्मीर दो चाहे जो दो। जब कश्मीर दे दिया सिखों ने अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया। यही गुलाब सिंह डोगरा आगे चलते चलते इनके पुत्र जो हैं वो बनेंगे राजा हरि सिंह, जिनके साथ होगा 1947 में MOU साइन। ठीक है, तो हरि सिंह जो शासक थे ना, स्वतंत्रता में पढ़ा होगा आपने, तो राजा हरि सिंह जो शासक थे कश्मीर के, वो यही गुलाब सिंह डोगरा को मिला था कश्मीर अंग्रेजों से, यही आगे चलते चलते हरि सिंह शासक बने थे। क्लियर है? तो 1.5 करोड़ रुपए हर्जाना देना था, आधी रकम थी, आधी रकम के बदले कश्मीर दे दिया। अंग्रेजों को कश्मीर से क्या मतलब है? तो कश्मीर अंग्रेजों ने गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें यह है, और क्या किया? और कुछ किया क्या? और कुछ मांग की? बिल्कुल मांग की। क्या मांग की समझो। दूसरी मांग की कि सहायक संधि लागू कर दी। सहायक संधि लागू की। रणजीत सिंह ऐसे शासक थे जो कभी भी सहायक संधि नहीं स्वीकारी, लेकिन उनके जाते ही सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और कमजोर हो गए सब लोग, और सहायक संधि लागू करनी पड़ी। सिख सेना में कटौती की गई। सिख सेना में कटौती की गई कि
गई। क्या कटौती की गई कि भाई जो सेना, आप इतनी लंबी चौड़ी सेना रख रहे हो, अब इसका कोई मतलब नहीं है, सेना को काटो। तो कितनी बची सेना? अब केवल 20,000 पैदल सेना बचे, पैदल सेना, और 12,000 घोड़सवार है, घोड़सवार, केवल ये शेष बचे, शेष बचे। मतलब जितने भी होंगे तो उसमें काट पीट के केवल इतने ही रहने दिए गए कि अब आपके पास केवल 20,000 पैदल सेना होंगे, 12,000 घोड़सवार होंगे, बस। ये भी ज्यादा है आज के समय में। ये तो हो गई लाहौर की संधि, जो कि आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई, ठीक। अब एक और संधि हुई जिसको कहते हैं भैरोवाल की संधि। थोड़ा सा बचा हुआ है और उसको समझ लेना है, भैरोवाल की संधि। ये अलग हुई थी। देखो, युद्ध का परिणाम जो हुआ था वो थी लाहौर की संधि, जिसमें ये चीजें मांगी गई। एक हुई भैरोवाल की संधि, ये कब हुई? ये हुई दिसंबर लास्ट में 1846 में, ये भी हुई। इसमें क्या क्या हुआ, इसमें समझ लेना है थोड़ा सा। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, दिलीप सिंह भाई बच्चे हैं छोटे से, तो दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने क्या किया, लंदन भेज दिया, लंदन भेजा पढ़ने के लिए, कि जाओ तुम पढ़ो जाके, भाई तुम बच्चे हो, पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। इनकी माता है कौन? जिंदन कौर। इनकी माता कौन है? जिंदन कौर, जो कि इनकी संरक्षिका भी है। जिंदन कौर को 48,000 रुपए दिया पेंशन के रूप में, और शेखपुरा भेज दिया, शेखपुरा भेजा, ठीक है। अब जो शासक है दिलीप सिंह, ये भी लंदन चला गया, जो संरक्षिका है ये भी हट गई। तो क्या सिख साम्राज्य खत्म हो गया? नहीं, सिख साम्राज्य खत्म नहीं हुआ। हुआ ये कि अंग्रेजों ने क्या किया, 8 सिख सरदारों की परिषद बनाई, और इसी ने क्या किया, इन्होंने ही सिख शासन संभाला, सिख शासन संभाला। दिलीप सिंह हट चुके हैं, जो मेन शासक हैं। भले नाम मात्र के शासक हो, छोटे बच्चे हों, लेकिन दिलीप सिंह हट चुके हैं। जिंदन कौर जो मेन संरक्षिका हैं, ये भी हट चुकी हैं। 8 सरदारों ने जो बचा कुचा शासन है, सिख शासन है, वो संभाल लिया है, ठीक है। देखा जाएगा आगे, संभाल लिया, क्या दिक्कत है। अब थोड़ा सा और समझना है अच्छे से। अब ये हो गया, संभाल लिया यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही शांति हो गई, हर जगह शांति हो गई। तो पहला जो युद्ध हुआ, अगर हम ओवरऑल देखें अपनी समझ के अनुसार, तो जो पहला युद्ध हुआ है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने जबरदस्ती किया है। क्यों? सिखों को कमजोर समझकर, बस, और कोई कारण था नहीं इनका। ये बात समझ गए। उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध में जाहिर सी बात है सिख हार गए, फिर लाहौर की संधि हुई, फिर उसके बाद दिलीप सिंह और जिंदन कौर को हटाया गया, भैरोवाल की संधि की गई, और फिर 8 सरदारों को नियुक्त कर दिया गया, बोला गया कि भाई आप ही लोग अपने तरीके से संभालो जो बचा कुचा है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ये कब होता है? 1848 से 1849 ईस्वी। ये क्यों हो गया भाई? जब शांति हो गई थी, सब कुछ 8 सरदार संभाल रहे थे, दिलीप सिंह हट चुके हैं, जिंदन कौर हट चुकी हैं, तो ये हुआ क्यों? कारण क्या है? दिमाग में आना चाहिए ना, कारण क्या है। तो अब समझिए यहां पे क्या कारण है। यहां पे देखो, जो 8 सरदारों का जो परिषद है ना, यहां पे जो सेनापति है, सिख सेनापति, इसका नाम है शेर सिंह। क्या नाम है? शेर सिंह। अच्छे से समझना है, शेर सिंह। एक पहले शेर सिंह था 1841 और 1843 में, वो अलग है, ये शेर सिंह अलग है। 8 सरदारों की जो परिषद बनी है ना, इसी में एक हेड बना दिया गया है शेर सिंह को, कि भाई तुम थोड़ा सा संभालोगे, ठीक। मुल्तान, मुल्तान का एक गवर्नर है जिसका नाम है मूलराज, मूलराज द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं बता रहा हूं। मूलराज द्वितीय ने कर दिया है विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ। इनकी कोई दुश्मनी होगी अंग्रेजों के खिलाफ, और मूलराज द्वितीय और शेर सिंह ये गहरे दोस्त हैं, गहरे मित्र। जैसे ही मूलराज द्वितीय ने आक्रमण किया अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों ने क्या सोचा कि यार ये जो सिख हैं ये बदला ले रहे हैं हमसे। क्यों बदला ले रहे हैं? क्योंकि हमने लाहौर की संधि कर दी, हमने जबरदस्ती कमजोर समझ के आक्रमण कर दिया, लाहौर की संधि कर दी, भैरोवाल की संधि से दिलीप सिंह को भगा दिया, उनकी माता को भगा दिया।
ये जो है शेर सिंह जो है ये बदला ले रहा है, जो 8 सरदार जो बने हैं अभी ये बदला ले रहे हैं हमसे। अंग्रेजों ने ये सोचा, लेकिन ओरिजिनली क्या था कि मूलराज द्वितीय उनसे बदला ले रहा था, कोई विद्रोह था तो वो विद्रोह कर रहा था। चूंकि अब वो खास मित्र थे तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये शेर सिंह ही करवा रहा है, क्योंकि हमने काफ़ी कायदे से पराजित किया है इस वजह से। ठीक, तो भाई अब अंग्रेज भी विद्रोह करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो अंग्रेजों ने बोला ठीक है बेटा आओ आओ फिर। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ पहला चिलिया वाला युद्ध। क्या हुआ? चिलिया वाला युद्ध। कब होता है? ये होता है जनवरी 1849 में। जनवरी 1849 में। किसके मध्य? अंग्रेजों ने किसको भेजा है? अंग्रेजों ने उसी ह्यूगफ को भेजा है। जाओ ह्यूगफ, तुमने पहले भी पराजित किया है, फिर से जाके मार के आओ। ह्यूगफ को भेजा वर्सेस यहां पे कौन है? शेर सिंह है। सिखों की तरफ से कौन है? शेर सिंह है। पहली बात समझ गए युद्ध का कारण क्या था, शुरू कैसे हुआ? बिल्कुल। अब यहां थोड़ा पासा उल्टा पड़ गया है। अंग्रेजों ने क्या सोचा कि यार प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में तुमने और मार दिया, इनको और पराजित कर दिया, अब तो बहुत कमजोर हो गए हैं। लेकिन यहां पे ह्यूगफ हार गया, अंग्रेज हार गए। अब भारी नुकसान हुआ। क्या हुआ? भारी नुकसान हुआ। अंग्रेजों को लगा कि यार ये तो पासा उल्टा पड़ रहा है हमसे, अब क्या करें? तो एक काम करो, इस समय जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल, मैं जी लिख दे रहा हूं, जी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि बोला ह्यूगफ को कि यार ह्यूगफ तुम पिछले युद्ध से कमजोर हो गए हो, हट जाओ तुम। लॉर्ड डलहौजी ने ह्यूगफ की जगह चार्ल्स नेपियर को भेजा। किसको भेजा? चार्ल्स नेपियर को। नए सेनापति चार्ल्स नेपियर को भेजा। चार्ल्स नेपियर को भेजा तो युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? इस युद्ध को कहा जाता है गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध या तोपों का युद्ध। तोपों का युद्ध कब होता है? तो जनवरी में चिलियावाला का युद्ध हुआ और ये हुआ आपका फरवरी में, फरवरी 1849 में। कौन सा युद्ध? गुजरात का युद्ध या तोपों का युद्ध। अंग्रेजों ने किसे भेजा था? चार्ल्स नेपियर को। क्यों? क्योंकि ह्यूगफ हार गया था। तो लॉर्ड डलहौजी तो नया गवर्नर जनरल है, इसने चार्ल्स नेपियर को भेजा। और अब क्या हुआ है कि सिख हार गए इस युद्ध में। क्या हुआ? सिख हार गए। चार्ल्स नेपियर थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल निकल गया और सिख हार गए। क्या हो गया? सिख हार गए। अब अंग्रेजों ने सोचा कि यार प्रथम सिख युद्ध में हमने पराजित किया, ये पहले से और ज्यादा पराजित थे, प्रथम सिख युद्ध में हमने पराजित किया, फिर भी इनके पास पावर आ गई और ह्यूगफ को हरा दिया। बड़ी मुश्किल से चार्ल्स नेपियर ने पराजित किया है और अब अंग्रेज सोच रहे हैं कि यार अगर हमने अब छोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। तब क्या करें? अब पूरी तरीके से सिखों को खत्म करो। कैसे? पूरा साम्राज्य हथिया लो। तो बस वही हुआ कि डलहौजी ने जनवरी में देखो चिलियावाला हुआ, फरवरी में गुजरात का युद्ध, तोपों का युद्ध हुआ, और मार्च में 30 मार्च 1849 को पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया। पूरी तरीके से साम्राज्य में किया। और बस याद करो पेपर 11 फरवरी 2024 को जो आरओ का पेपर हुआ था उसमें यही प्रश्न आया था कि पंजाब का विलय कब हुआ था, डेट पूछी गई थी, तो 30 मार्च 1849 को। ठीक, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप दिमाग में आएगा चलो ये तो विलय कर लिया, जबरदस्ती युद्ध हुआ चिलियावाला का, फिर नेपियर को बुलाया गया, तोपों का युद्ध हुआ, गुजरात का युद्ध हुआ। देखिए दिलीप सिंह कहाँ चले गए? दिलीप सिंह तो अभी भी शासक है ना, बस पढ़ने के लिए तो भेजा गया है। अब जैसे ही पंजाब का विलय हुआ, समझो जैसे ही पंजाब का विलय हुआ 30 मार्च 1849 को, दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर लंदन भेजा गया।
अब बोला गया कि भाई अब तुम वहीं रहो, पढ़ाई करो, अपना जो भी ये करना हो, लेकिन अब साम्राज्य खत्म है। भेजा गया जिंदन कौर के साथ, माता भी गई थी, जिंदन कौर के साथ, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि दिलीप सिंह ने, जो अंतिम शासक थे, दिलीप सिंह ने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था, ईसाई धर्म अपनाया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि अंतिम सिख राजा कौन था, दिलीप सिंह थे, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। तो इस तरह से पूरा का पूरा सिख जो साम्राज्य था वो उसका समापन हुआ। आंग्ल प्रथम सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, क्या कारण थे, क्या संधि हुई। और देखो आरओ में पढ़ना है तो इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखो यही आपका 30 मार्च 1849 को पंजाब का विलय हुआ और दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर भेजा गया था, यही आया था, पेपर उठा के देख लेना। फिर क्या हुआ, एक लास्ट पॉइंट बात कर ले, हुआ क्या इसके आगे। इसके आगे ये हुआ 1849 में, देखो विलय हो चुका है, 1849 से 1853 तक 3 सदस्यीय बोर्ड बना, 3 सदस्यीय बोर्ड बना और इसी ने उस क्षेत्र में शासन किया, जो सिखों का क्षेत्र था उसी में शासन किया। और 1853 के बाद फिर जो है चीफ कमिश्नरी की स्थापना हो गई, चीफ कमिश्नरी की स्थापना हो गई। और प्रथम जो चीफ कमिश्नर बने थे पंजाब में वो बने थे जॉन लॉरेंस, क्या नाम था, जॉन लॉरेंस, क्लियर। तो इस टाइप से पूरा साम्राज्य खत्म। और यहां से आपके 2 प्रश्न इस बार आए थे 11 फरवरी में, तो ये बहुत ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने चिलियावाला का युद्ध, फिर गिरिया का युद्ध, सॉरी गुजरात का युद्ध, तोपों का युद्ध, है ना, कैसे क्या क्या युद्ध हुए, संधियां हुई तो क्या हुई संधियों में, क्या बातें हुई संधियों में, कैसे कमजोर हुए सिख, रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, रणजीत सिंह का प्रशासन देख लिया थोड़ा बहुत, रणजीत सिंह का प्रशासन साम्राज्य बढ़ा कैसे, वो सभी कुछ देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अगर आपने पढ़ा अच्छी बात है, ना पढ़ाओ इसको पढ़ लेना, घटना चक्र लगा लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक। अंतिम चीज, यहां से हम लोगों ने जो पंजाब था, जो सिख संप्रदाय था, वो समाप्त हो गया। मैंने जो आपको शुरुआत में पूछा था, क्या हम लोग 40,000 MCQ क्वेश्चन के साथ थ्योरी शुरू करें, क्या राय है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे और थ्योरी भी लेते हुए चलेंगे, ठीक है। इसका ज़रूर मुझे बता देना कमेंट में, ठीक। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।